Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of Drama. This is our 9th lecture. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स. हमने पहले क्रिस्टोफर मार्लो जो कि इसके राइटर हैं उनको डिस्कस कर लिया है. अब हम देखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स जो प्ले है वो कब पब्लिश हुआ, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो लेजेंड है जिसके ऊपर वो बेस किया गया है वो क्या है ये, और ये कौन से जेनर से ताल्लुक़ रखता है. ठीक है ना. तो डॉक्टर फॉस्टर्स को देखें तो फुल टाइटल जो इस प्ले का है, मैं डॉक्टर फॉस्टर्स ज़रूर कह रही हूँ लेकिन जो फुल प्ले है इस टाइटल का जिसके साथ ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था वो है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. और सॉरी यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स है. ठीक है. द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुआ था तो इसका जो टाइटल था इनिशियली जब ये पब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम तो इसका जो टाइटल था वो ये था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक है. लेटर थोड़ी देर बाद या कुछ अरसे के बाद इसके टाइटल को चेंज कर दिया गया और इसका टाइटल था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक, एक ही प्ले है, स्टोरी एक ही है, आप इसको डॉक्टर फॉस्टर्स कह सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम या इनिशियली जब ये पब्लिश हुआ था तो इसका कंप्लीट टाइटल क्या था तो वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक. अगर पूछा जाए कि दो टाइटल कौन से हैं इसके या जो लेटर है इस प्ले का टाइटल वो क्या है तो वो है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक. ऑथर आपको ऑलरेडी पता है कि इनके ऑथर, इस प्ले के ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर मार्लो. अगर हम टाइप की बात करें कि ये प्ले है या नॉवल है या पोइम है तो आपको पता है कि टाइप ऑफ वर्क जो है ये है एक प्ले. ठीक. जेनरे की बात करें तो ये ट्रेजिडी है, मीन्स के ये ट्रेजिडी है. ठीक. लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज इंग्लिश में ही लिखा गया था. ठीक है. टाइम एंड प्लेस रिटन, जब ये लिखा गया वो वाली टाइमिंग और जब ये प्लेस कौन सी प्लेस में ये लिखा गया वो कौन सी है तो वो है अर्ली 1590s में ये लिखा गया था. अर्ली 1590s में ये प्ले लिखा गया है. क्रिस्टोफर मार्लो ने अर्ली 1590s में ये प्ले इंग्लैंड में लिखा और जो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हुई वो 1604 में हुई, यानी कि 1590s में लिखा गया था और 1604 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ. और लिखा कौन सी प्लेस पे गया था? इंग्लैंड में. ये एक ट्रेजेडी है. इसकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो इंग्लिश है. टाइप ऑफ प्ले ये प्ले है. वर्क जो है ये ऑथर क्रिस्टोफर मार्लो हैं. दो टाइटल्स हैं इनके. पहले ये द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से पब्लिश हुआ था, देन ये ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से पब्लिश हुआ था. It was adapted from a Greek story Faust, translated in English as the English Faust book. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक कोई मिथ थी, कोई स्टोरी थी जो कि ग्रीक जर्मन से हमने अडॉप्ट की थी. ठीक है ना. जर्मन स्टोरी एक अडॉप्ट की गई थी जिसको इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट किया गया और उसको फॉस्ट का नाम दिया गया. और वो कौन सी बुक में पब्लिश, उसको एक मीन्स काफ़ी सारी मिथ्स थी, इसी टाइप की मिथ्स थी जिस तरह का ये हमारा प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स. ठीक है. तो उन सारी मिथ्स को, या वो एक ही मिथ थी और उसके डिफरेंट पार्ट्स थे, तो उस मिथ को और उसके डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसलेट किया गया. ये जर्मन जो है वो स्टोरी थी उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और फिर उसकी एक बुक बनाई गई जिसको नाम दिया गया द इंग्लिश फॉस्ट बुक. ठीक है. The name Faustus is a reference to the Latin word for favored or auspicious. Favored का मतलब होता है किसी को, मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि फेवर कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब किसी का साथ देना, किसी का नाजायज़ साथ देना या किसी को फ़ायदा देना, फेवर करना. ऑस्पिशियस होता है लकी. ठीक है. कोई अच्छा मौका जो होता है उसे आप ऑस्पिशियस कहते हैं. ठीक है ना. जिस तरह हम लोग कोई बच्चा पैदा होता है और घर में कोई कोई भी अच्छा काम हो जाए उसके साथ ही, तो हम लोग कहते हैं ये बच्चा बहुत ऑस्पिशियस है, लकी है हमारे लिए. ठीक है ना. खुशहाली आई है इसके आने से. द प्ले इज़ इन द ब्लैंक वर्स एंड प्रोज. अगर हम देखेंगे प्ले को किस तरह से कौन सी स्टाइल में लिखा गया है तो ये प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स में और प्रोज में लिखा है. ठीक है. अब ये दो चीज़ों में लिखा गया है. ब्लैंक वर्स भी इसी प्ले में आ रही है और प्रोज भी इसी प्ले में आ रही है. ब्लैंक वर्स इज़ लार्जली रिजर्व्ड फॉर द मेन सीन्स. जब भी मेन सीन्स बताए गए हैं प्ले में, जब भी मेन सीन्स जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो दिखाए गए हैं आपको प्ले में, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो ब्लैंक वर्स में थे. ठीक है. और जब कॉमिक सीन्स आए हैं, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कॉमेडी जो सीन थे वो आए हैं, तो वो प्रोज में लिखे गए हैं. तो अब आप खुद देख लें, ज़्यादा
प्ले क्योंकि सीरियस है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेजिडी, तो ज़्यादा प्ले जो है वो ब्लैंक वर्स में। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उन्हें कहेंगे कि ये ब्लैंक वर्स में। अगर ऑप्शंस हैं कि ये 2 स्टाइल में लिखा गया है, कौन कौन से स्टाइल में, तो आप कहेंगे कि ब्लैंक वर्स में और प्रोज में। और अगर कोई ज़्यादा डिटेल पूछ रहा है तो आप बता सकते हो कि जो मेजर सीन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, वो ब्लैंक वर्स में लिखे गए, जबकि जो कॉमिक सीन्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो प्रोज में लिखे गए थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये जो डॉक्टर फॉस्टस का लेजेंड है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने स्टोरी लिखी है, ये बेस करती है या अडॉप्ट की गई है जर्मन स्टोरी से। और वो जर्मन स्टोरी जो थी वो फॉस्ट की एक मिथ थी, एक स्टोरी थी जिसके ऊपर बेस कर रही थी। ठीक है, और ये जो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई और उस बुक का नाम दिया गया द इंग्लिश फॉस्ट बुक। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि तो जो फॉस्टस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से मतलब को लैटिन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो रेफरेंस देता है वो देता है मीन्स के मीनिंग जो आता है वो फेवर्ड और ऑस्पिशियस का मीनिंग आता है। फॉस्ट लेजेंड की मैंने आपके सामने बात की थी अभी कि ये जो हमारी जो डॉक्टर फॉस्टस है ये कहाँ किस पे बेस करता है, तो ये बेस करता है फॉस्ट लेजेंड। अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉस्ट लेजेंड असल में है क्या और ये कब स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो फॉस्ट लेजेंड हैड इट्स इंसेप्शन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन यूरोप। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग या स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फॉस्ट लेजेंड जो स्टार्ट हुआ या जब ये फैलना स्टार्ट हुआ, ये एक स्टोरी जो है ये किस लोगों को पता लगने लगा इसके बारे में, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका था वो था मिडिवल पीरियड यूरोप में, यानी कि मिडिवल एज थी, मिडिवल पीरियड था और यूरोप थी प्लेस जो कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मिथ्स, जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मिथ्स हैं कुछ, उनके अंदर जो एक मिथ है वो फॉस्ट लेजेंड भी है। मीन्स के ये जो सी मिथ है ये वर्ल्ड की जो कुछ मोस्ट फेमस मिथ्स हैं जो लोग जानते हैं जिनके बारे में, उनमें एक फॉस्ट लेजेंड भी मौजूद है। ठीक है, और द स्टोरी इज थॉट टू हैव इट्स अर्लीस्ट रूट्स इन द न्यू टेस्टामेंट स्टोरी ऑफ द मैजिशियन साइमन मैगस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक्ट्स भी बताए हैं कि कौन से एक्ट की कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक जो है ये साइमन मैगस एक मैजिशियन था, और ये न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी है उसके अंदर, मीन्स के जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट होती हैं उसके अंदर जो न्यू टेस्टामेंट है उसके अंदर साइमन मैगस जो है मैजिशियन, उसकी स्टोरी बताई गई है। और ये स्टोरी जो है उसी की स्टोरी जो फॉस्ट लेजेंड है वो सोचा ये जाता है कि फॉस्ट लेजेंड जो है वो उसके अर्लीस्ट जो रूट्स हैं वो साइमन मैगस की जो स्टोरी है न्यू टेस्टामेंट में उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती स्टोरी है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी इन जर्मनी, ये जो स्टार्ट हुई हमारी जो फॉस्ट लेजेंड की जो स्टोरी है, जो ये स्टार्ट हुआ एक लेजेंड जो है ये स्टार्ट हुआ, इसका जो बिगनिंग पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अर्ली पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी इन जर्मनी में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है पहले उसका वो मिडिवल पीरियड है यूरोप में, और अगर यूरोप के अंदर भी हम स्पेसिफिक देखें तो वो जर्मनी में है 15th सेंचुरी में, अर्ली पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी इन जर्मनी। The story of a man who sold his soul to the devil to procure supernatural powers. Procure का मतलब होता है obtain करना। ठीक है, procure means obtain करना, कोई भी चीज़ हासिल करना। तो क्या होता क्या है, फॉस्ट लेजेंड जो है ये एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में क्या होता है कि एक आदमी है जो कि अपनी सोल जो है वो डेविल को कुछ टाइम के लिए सोल मतलब कि कुछ उससे ना कुछ मतलब डेविल को अपनी सोल जो है वो सेल कर देगा, सोल्ड कर देगा, उसे बेच देगा, और उससे उसके बदले में उसे अपनी सोल जो उसने दे दिया है डेविल को, तो उसके बदले में जाहिर बात है कोई चीज़, जाहिर बात है आप कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो उसके बदले में कोई पैसे देते हैं ना, तो इस तरह जब उसने उसको अपनी सोल जो है वो सेल कर दी डेविल को, तो डेविल से फिर उस आदमी ने कुछ पावर्स ली, कुछ उसके आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स लिए हैं सोल बेचने के, और वो जो सोल बेचने के बेनिफिट्स थे वो सुपरनेचुरल पावर्स थी जो डेविल ने उसे दी थी। अब ये जो टाइमिंग है कि वो कितने अरसे के लिए अपनी सोल बेचता है या कितने अरसे के लिए वो बेनिफिट्स लेता है और फिर अपनी सोल जो है वो डेविल के पास जाएगी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है वो कुछ डिफरेंट है हर स्टोरी में, हर लेजेंड में, जिस तरह से ये आगे टाइम पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ लेजेंड जो है वो पास ऑन होता रहा। कैप्चर्ड द पॉपुलर इमेजिनेशन एंड स्प्रेड रैपिडली। अब ये एक बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई उस मिडिवल एज में, उस मिडिवल पीरियड में, 15th सेंचुरी में, एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था, इमेजिनेशन थी। तो ये एक जब न्यू चीज़ आती है मार्केट में तो वो फ़ौरन बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी से वो फैल जाती है, एकदम से फैल जाती है, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही था कि ये जो हमारा ये फॉस्ट लेजेंड है, जैसे ही इसकी बिगनिंग हुई, स्टार्टिंग हुई, तो फ़ौरन से ही इसने बहुत पॉपुलर हो गया था, क्योंकि एक इमेजिनेशन थी, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट मैटर था, बिल्कुल नई एक चीज़ थी और तेज़ी से फैल गई थी बहुत सारे लोगों के दरमियान, ये बहुत सारे लोगों के दरमियान एकदम से फैल गई थी।
द ओरिजिनल फॉस्ट हैज़ प्रोबेबली बिन लॉस्ट फॉर एवर। और जो हमारी जो फर्स्ट ओरिजिनल बिगनिंग स्टार्टिंग फॉस्ट लेजेंड की जो स्टोरी थी वो तो अब बिल्कुल ही ना ऐसे गुम हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो इतना अर्सा पहले की थी और उस ज़माने में ज़ाहिर बात है कोई इस तरह से कोई राइटिंग का और उसको सेव करने का कोई कंसेप्ट था नहीं, तो वो जो चीज़ें थी अक्सर चीज़ें जो हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं। तो वो तो जो मेन स्टोरी थी, जो स्टार्टिंग स्टोरी थी, वो तो लॉस्ट हो चुकी है, गुम हो चुकी है, ठीक। अराउंड 1480s another German magician gave further credence to the legend by calling himself Faustus the Younger। अब क्या हुआ, जब 1480 की बात आई है कि 1480 में एक और जर्मन मैजिशियन जो था उसने इसको जो है वो क्रेडिट दिया, इसको फर्दर जो है वो आप कह सकते हैं कि इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की, इसको दोबारा से एक दोबारा लेके आता ना, एक्सेप्ट करवाया कि ना इसने इस चीज़ को दोबारा, क्रेडेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बिलीव कर लेना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। तो जो जर्मन मैजिशियन था उसने इस कंसेप्ट को, इस लेजेंड को जो है वो एक्सेप्ट किया, इसको बिलीव किया और फिर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से फॉस्टस द यंगर कह के। मीन्स के फॉस्टस द यंगर कहने का मतलब ये है कि उसका फॉलोवर या उसका आप कह सकते हैं कि जो यंगर वर्जन होता है, मीन्स के जिस तरह बाप होता है तो उसके बाद जो बेटा होता है उसे अगर हम उसी नाम से बुलाएं तो उसको हम कहते हैं द यंगर, ठीक है, उसके साथ लगा देते हैं नाम के साथ बताने के लिए कि ये छोटा वर्जन है उसी का, ये उसी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसी तरह यहाँ पर 1480 में एक जर्मन मैजिशियन ने इस चीज़ को, जो फॉस्टस लेजेंड था, उसको बिलीव किया, उसको दोबारा से एक्सेप्ट किया, उसको दोबारा से सोसाइटी में लेके आया और उसने अपने आप को फॉस्टस द यंगर से के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। तो फॉस्ट लेजेंड को अगर हम देखें तो फॉस्ट लेजेंड जो है इसका जो बिगनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिडिवल यूरोप है, मिडिवल पीरियड है, मिडिवल एज है, यूरोप है अगर देखें, और यूरोप के अंदर भी जर्मनी में अर्ली 15th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। मोस्ट फेमस जो मिथ्स हैं उसके अंदर फॉस्ट लेजेंड भी एक मिथ है, ठीक है ना। और ये जो है इसका जो हिस्ट्री है या इसकी भी फॉस्ट लेजेंड की भी जो बेस है वो है न्यू टेस्टामेंट में जो मैजिशियन था साइमन मैगस, उसकी स्टोरी के ऊपर या उसकी स्टोरी से मिलती जुलती जो है वो इसकी रूट्स जो हैं या उस बेस, मतलब कि जो साइमन मैजिशियन था, मैजिशियन साइमन मैगस न्यू टेस्टामेंट में उसकी जो स्टोरी है तो उसकी स्टोरी के ऊपर जो है या उसकी स्टोरी से मिलती जुलती स्टोरी है फॉस्ट लेजेंड की, ठीक है ना। और जो स्टोरी है क्या फॉस्ट लेजेंड की सिंपल सी स्टोरी है। एक मैन है जो कि अपनी सोल जो है वो डेविल को सेल कर देता है फॉर वर्ल्डली पावर्स या सुपरनेचुरल पावर्स या तो आप यही बात है कि मीन्स के एक्स्ट्रा कोई चीज़ वो उससे लेता है डेविल से और उसको अपनी सोल जो है वो सेल कर देता है। और क्योंकि ये एक न्यू सब्जेक्ट मैटर था, एक बिल्कुल नई चीज़ थी, तो इसलिए ये बहुत जल्दी और एकदम से स्प्रेड हो गया था लोगों के दरमियान और बहुत फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था। और जो ओरिजिनल है फॉस्ट लेजेंड, जो फॉस्ट लेजेंड था, जो फॉस्ट स्टोरी थी, जो फॉस्ट की मिथ है ओरिजिनल, जो कि न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी के ऊपर बेस की गई थी, वो तो अब कब की खो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अराउंड 1480 में एक जर्मन मैजिशियन था जिसने कि दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट की, दोबारा से उसने क्रेडिट किया, दोबारा से उसने बिलीव किया, दोबारा से उसने जो है फॉस्ट लेजेंड को स्टार्ट किया और उसने जो स्टोरी लिखी कोई और उसने अपने आप को कहना स्टार्ट किया फॉस्टस द यंगर, मीन्स के यंगर जनरेशन शो की उसने कि फर्स्ट जो पहले जिसने लिखी थी या जिसने बताई, जिसने नरेट की फर्स्ट स्टोरी, वो जो था वो सीनियर था और ये जो है फॉस्टस द यंगर है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और ये जो था ये 16th सेंचुरी में हुआ ना, ठीक है ना। मोर स्टोरीज ऑफ मैजिकल फीट्स बिगेन टू अटैच देमसेल्व्स टू द फॉस्टस लोर, ठीक है ना। अब ये है कि 16th सेंचुरी में जब उन्होंने देखा है एक न्यू सब्जेक्ट मैटर है, एक न्यू थीम है, एक बिल्कुल ही न्यू चीज़ थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फॉस्टस लेजेंड के जरिए, तो 16th सेंचुरी में बहुत सारी स्टोरीज आई जो कि मैजिकल फीस्ट से रिलेटेड थी, मैजिकल बीइंग्स थी, उसके अंदर मैजिकल पावर्स थी दिखाई, उसके अंदर मैजिक दिखाया गया था, फिक्शन दिखाई गई थी, इमेजिनेशन दिखाई गई थी। तो जैसे एक चीज़ आती है ना वो पॉपुलर हो जाती है तो उससे फिर उससे मिलती जुलती बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं मार्केट में। इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ कि 16th सेंचुरी में जब देखा गया कि फॉस्टस जो लेजेंड था, फॉस्ट लेजेंड, और उसकी जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो 16th सेंचुरी में और उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्टोरी आना स्टार्ट हो गई थी
तो जिस तरह एक चीज़ जब एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, फिर उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ या उसी से मिलती जुलती थोड़ी सी डिफरेंट करके बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि जब एक फ़िक्शन आई, एक स्टोरी टाइप एक फ़िक्शन आई है, तो उससे फिर मिलती जुलती बहुत सारी जौन सी कहानियाँ थी जो फ़िक्शन थी, जो मैजिकल बीस्ट पे बेस करती थी, जिसमें मैजिक होता था, फ़िक्शन थी, इमेजिनेशन थी, उस तरह की स्टोरीज़ आना स्टार्ट हो गई थी। उन्हें लोर, और लोर जो है, लोर भी आप एक किस्म का कह सकते हैं, स्टोरीज़ कह लें या क्या कहते हैं उसका नाम जो है वो सीरीज़ कह लें। इस तरह की फर्स्ट लोर्स जो हैं वो अक्सर एक किस्म की सीरीज़ आती थी, मतलब कि काफ़ी सारे उसके पार्ट्स होते थे। ये स्टोरी एक स्टोरी होती थी जो फर्स्ट लेजेंड के ऊपर बेस करती थी, ठीक है ना। इवेंचुअली दी स्टोरीज़ वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड एज अ फर्स्ट बुक। वही बात होगी ना कि डिफरेंट स्टोरीज़ के ये डिफरेंट सेगमेंट्स होते थे या डिफरेंट पार्ट्स होते थे, और जिनको फिर कलेक्ट करके एक बुक लिखी गई, और उसका जब उसको पब्लिश किया गया तो उसको नाम दिया गया फर्स्ट बुक, ठीक है ना। यानी कि जो डिफरेंट स्टोरीज़ लिखी गई जो कि फर्स्ट लेजेंड के ऊपर बेस करती थी, डिफरेंट सेगमेंट्स थे, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे। फिर एंड में क्या हुआ कि उन तमाम की तमाम चीज़ों को, उन स्टोरीज़ को, उन पार्ट्स को, सेगमेंट्स को कलेक्ट किया गया, उनको एक बुक की शेप में कलेक्ट किया गया और फिर उसको पब्लिश किया गया, और उस बुक को नाम दिया गया फर्स्ट बुक। मार्लो टुक द स्टोरी फ्रॉम दिस फर्स्ट बुक। और जो मार्लो की बुक है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, वो भी जो बेस करती है वो इसी बुक की स्टोरी के ऊपर जो है वो बेस करती है। क्योंकि आपने स्टोरी में, अगर आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो फर्स्ट बुक की जो स्टोरी थी या फर्स्ट लोर जो है या फिर जो फर्स्ट लेजेंड है, हमारा जो क्रिस्टोफर मार्लो है, इसने जो स्टोरी लिखी है, इसने भी वही स्टोरी लिखी है, उसी तरह की। थोड़ी सी जारी बात है, जब एक राइटर एक चीज़ लिखता है तो वो उसके अंदर एक चीज़ पैदा करता है कि पता लग जाता है कि ये इसने लिखी है, ये इसकी अपनी चीज़ है, ठीक है ना। मीन्स के मेन कंसेप्ट सेम था, लेकिन जो उसने लिखा फिर वो उसने अपने स्टाइल में लिखा। wrote his second play, The Traditional History of Life and Death of Dr. Faustus in 80s of the 16th century। यानी कि सेकंड प्ले था ये डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो का, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। और ये उसने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 80s में लिखा था, 16th सेंचुरी के। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह फॉस्ट लोर एक दफ़ा फेमस हुई और जब द यंगर फॉस्ट आया, फॉस्टस द यंगर, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस तरह की काफ़ी सारी जो डिफरेंट लोगों ने जो हैं वो सेगमेंट्स और पार्ट्स और जो टेल्स हैं स्टोरीज़ के जो सीरीज़ हैं वो बनाना शुरू कर दी, और वो तमाम की तमाम जो है वो फर्स्ट लोर पे ही बेस करती थी, यानी कि उससे मिलती जुलती थी। फिर क्या हुआ कि इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज को कलेक्ट किया गया और इनको बुक की शेप में पब्लिश किया गया। उस बुक का नाम दिया फर्स्ट बुक। मार्लो ने भी जो स्टोरी लिखी है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस इन द 80s, वो उसी फर्स्ट बुक की स्टोरी के ऊपर जो है वो बेस करती है। अब समरी देख लेते हैं प्ले की, कि समरी मीन्स के शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टली कि पूरे प्ले में होता क्या है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेक्स्ट को रीड करना है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, लाइंस को, जिनको के बाद में आप लोग अपने जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो उन असाइनमेंट में आप लोगों ने कोट करना है ओरिजिनल टेक्स्ट को। फॉस्टस जो है ये बॉर्न हुआ था, मतलब कि रोड्स में बॉर्न हुआ है, जर्मनी का एक इलाका है, और पुअर पेरेंट्स के यहाँ ये पैदा हुआ था, ठीक है ना। मींस के इसके जो पेरेंट्स थे या जिस फैमिली से ये बिलोंग करता था वो पुअर है। और दूसरा ये कि जर्मनी में जो जगह है वो जर्मनी है, और जर्मनी के अंदर भी जो प्लेस है वो रोड्स है, यहाँ पे जहाँ पर ये पैदा हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग ये है स्टोरी के कि पुअर पेरेंट्स दिखाए गए हैं, जिनके यहाँ जो है एक मतलब ये कि इस तरह से दिखाया गया है बैकग्राउंड फॉस्टस का, कि फॉस्टस जो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है जो कि जर्मनी रोड्स के इलाके में रह रही है। लेकिन इसके बावजूद ही देन ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विद मास्टर्स डिग्री इन थियोलॉजी, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि जो लोग कुछ थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते उन लोगों के लिए जो है एक पढ़ाना और वो भी ग्रेजुएशन करवाना यूनिवर्सिटी से जो है एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ ये दिखाया गया है कि जो एक फॉस्टस था उसने बजाय अपने पुअर स्टेटस के बावजूद, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के बावजूद जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और मास्टर्स की डिग्री ली है इन थियोलॉजी। आई होप कि आपको थियोलॉजी का मीनिंग अब पता लग गया होगा। थियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, सिंपली है कि स्टडी ऑफ नेचर कह लें, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, रिलीजियस बिलीव्स, मीन्स के रिलीजन की स्टडी, रिलीजियस बिलीव्स की स्टडी, और स्टडी ऑफ एनीथिंग रिलेटिंग टू गॉड और रिलीजन जो है हम इसमें ये थियोलॉजी होती है,
ठीक है। अच्छा, ऑल्थो बीइंग वेल एजुकेटेड फॉस्टस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज ही हैड गॉट। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि हालांकि उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है, यूनिवर्सिटी से उसे डिग्री भी मिल गई है मास्टर्स की, वो भी थियोलॉजी में, लेकिन इसके बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी एजुकेशन से, ठीक है। वो वेल एजुकेटेड ज़रूर था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने नॉलेज से जो उसके पास था। वो आप कह सकते हैं नॉलेज को क्रेव कर रहा था। क्रेविंग का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज़ जो आपका बहुत चाह रहे होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पसंद होती है, आप लोग उसे बहुत ख्वाहिश कर रहे होते हैं उसकी। तो फॉस्टस जो था, इसने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने नॉलेज से, जो इल्म उसके पास मौजूद था वो उससे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। ही देन सेटल्ड ऑन नेक्रोमेंसी एज अ न्यू सब्जेक्ट ही वांटेड टू लर्न। और फिर वो क्या करता है कि वो जो है वो अपना माइंड जो है वो इस चीज़ पर सेटल कर लेता है कि वो जो नेक्रोमेंसी जो है, नेक्रोमेंसी को स्टडी करेगा। नेक्रोमेंसी क्या होता है? नेक्रोमेंसी आप समझ लें कि नेक्रोमेंसी जो असल में होता है वो ये होता है कि आप वो मैजिक करते हैं जिसकी वजह से आप जो हो वो डेड लोगों से बात, मतलब जो मुर्दे हैं उनसे बात कर सकते हो या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। मीन्स कि एक किस्म का ब्लैक मैजिक भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जारी बात है, मैजिक तो आप जिस काम के लिए यूज़ करोगे और जिस तरह का यूज़ करोगे फिर वो उसी तरह का होगा। तो एक मैजिक की आप स्टडी कह सकते हो, या ब्लैक मैजिक की स्टडी के बारे में जो है इसने अपना माइंड रखा कि अब ये मैजिक की स्टडी करेगा या ब्लैक मैजिक जो है उसके ऊपर ये फोकस करेगा। न्यू सब्जेक्ट जो है इसने जो चूज़ किया वो उसने थियोलॉजी पहले इसने पढ़ी। थियोलॉजी के बाद जब इसने मास्टर्स कर लिया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो और अपने आप को इल्म में इजाफा करना चाहता था, ठीक है, अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता था। तो फिर नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए जो इसने अपना न्यू सब्जेक्ट चूज़ किया वो था नेक्रोमेंसी, मीन्स के ब्लैक मैजिक या मैजिक वट एवर यू सेड, ठीक है। अभी ये फैसला कर ही रहा था। एक बंदे का एक वो होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आपको पता नहीं लग रहा होता आपने हाँ करनी है या ना करनी है, टू बी और नॉट टू बी। तो यहाँ पर अभी फॉस्टर्स इसी तगोदो में था कि क्या वो वाकई नेक्रोमेंसी को अपना न्यू सब्जेक्ट चूज़ करे या कुछ और चूज़ करे। तो क्या होता है, अभी ये फैसला ही कर रहा होता है कि इसके जो से 2 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स कहा गया है, लेकिन असल में कौन थे वो? गुड एंजल और ईवल एंजल। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी या आप लोगों को भी पता है कि हमारे जो शोल्डर्स हैं इनके ऊपर 2 एंजल्स हैं, 2 फरिश्ते हैं जो कि हमारी जो हैं गुड और बैड डीड्स लिखते हैं। तो इस तरह मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे शोल्डर्स के ऊपर 2 एंजल्स हैं और एक गुड एंजल दिखाया जाता है और एक ईवल एंजल दिखाया जाता है, ठीक है। वो दोनों एंजल्स जो हैं वो इसके पास आते हैं जब ये फैसला कर रहा होता है कि क्या इसे नेक्रोमेंसी एज अ न्यू सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब जिस तरह से वो सोच रहा होता है, थिंकिंग प्रोसेस में होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो उसी टाइम जो है दिखाया जाता है कि 2 एंजल्स आ जाते हैं, एक गुड होता है एक ईवल होता है। अब गुड एंजल जाहिर बात है उसे अच्छे काम के लिए परसुएड करता है, अच्छे काम के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि अपने प्लान को कैंसिल कर दो, जो ये तुम ब्लैक मैजिक देखे ना, मैंने आपको कैसे ना, नेक्रोमेंसी जो होता है ये मैजिक से रिलेटेड होता है और यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो ब्लैक मैजिक है, ठीक है। तो क्योंकि डेड को भी जब हम डेड से बात करने की, किसी मुर्दे से आप बात करने की कोशिश करते हो तो आप उसे रिवाइव करते हो या आप मैजिक को यूज़ करते हो। तो जब हम मैजिक को यूज़ करते हैं किसी गलत काम के लिए तो अक्सर हम लोग ब्लैक मैजिक को ही यूज़ करते हैं। अब गुड एंजल जो है एज अ गुड एंजल, वो क्योंकि गुड एंजल है तो वो कोशिश करता है कि जो फॉस्टस है वो अपने इस प्लान को कैंसिल कर दे और वो उसे उस चीज़ पर मनाने की, परसुएड करने की कोशिश करता है कि उसको ये जो मैजिक और वो भी स्पेशली ब्लैक मैजिक ये लर्न करने की कोशिश कर रहा है या इसको एज अ न्यू सब्जेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो इस चीज़ को ख़त्म कर दे। और उसके मुकाबले में जो ईवल एंजल होता है वो उसको परसुएड करता है, वो उसको परसुएड करता है कि वो अपने इस प्लान के साथ प्रोसीड करे। वो उसको चाहिए, वो यही कहता है कि इसको यही चाहिए कि वो ब्लैक मैजिक लर्न करे और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे। और फॉस्टर्स बीइंग फॉस्टर्स वो जो है वो ईवल एंजल की बातों में आ जाता है। और वैसे भी इसका खुद का भी माइंड यही होता है कि वो ब्लैक मैजिक लर्न करना चाहता है। तो वो जो फॉस्टर्स जो है वो डिटरमिन हो जाता है कि उसने ब्लैक मैजिक को ही मास्टर करना है। वो आर्ट्स ऑफ ब्लैक मैजिक जो है उसको मास्टर करेगा, उसको लर्न करेगा। और फॉस्टर्स जो है वो ईवल एंजल की बात को सुनता है और उसकी हिमायत करता है, ठीक है। अब हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है प्लॉट के अंदर जिसका नाम फॉस्टर्स है। वो जर्मनी में रॉड्स में एक पुअर पेरेंट्स के यहाँ जो है वो पैदा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन से, अपने नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो एक नया सब्जेक्ट लेता है लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए, दैट इज़ नेक्रोमेंसी।
जब वो ये सोच रहा होता है, अभी सोचने के प्रोसेस में होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो फिर वो उसके 2 फ्रेंड्स जो हैं, जो कि गुड एंजल और इविल एंजल है, वो उसके सामने आ जाते हैं। गुड एंजल उसे परसुएड करता है कि उसे ये जो प्लान है उसका कैंसिल कर देना चाहिए, उसे ब्लैक मैजिक लर्न नहीं करना चाहिए। जबकि इविल एंजल जो होता है उसको ऑपोजिट करता है, वो करता है कि इसे अपने प्लान के साथ प्रोसीड करना चाहिए, इसे ब्लैक मैजिक लर्न करना चाहिए, उसे उसके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और फॉस्टस जो है वो ब्लैक जो इविल एंजल है उसको सुनता है और वो इस बात पर डिटर्मिन हो जाता है कि वो मास्टर करेगा आर्ट्स ऑफ ब्लैक मैजिक को और उसी को वो एज अ न्यू सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करेगा। Faustus then asked the Mephistopheles to do whatever he asked him to do। अब Faustus जब मैजिक लर्न करता है या एक प्रोसेस उसका वो स्टार्ट करता है मैजिक ब्लैक मैजिक को कि वो किस तरह से करेगा और कैसे करेगा, तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो आता है। अब मेफिस्टोफेलिस जो है वो एक डेविल का नाम है, एक जो है उसका क्या नाम है उसका जो सैटन की जो आर्मी है, जो सैटन के जो फॉलोअर्स हैं, जो पैरोकार हैं, उसमें जो एक हाईएस्ट पोजीशन है, जो उसमें जो है मेफिस्टोफेलिस भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब इसमें क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस जो है ये फॉस्टस के पास जब आता है तो वो फॉस्टस उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ मैं कहूँगा यू हैव टू डू वट एवर आई आस्क यू टू डू, ठीक है, यानी कि मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन मेफिस्टोफेलिस क्या कहता है, वो कहता है कि पहले मुझे ना सिक्योर करने दो कंसेंट ऑफ लूसीफायर जो कि मेरा बॉस है। यानी मेफिस्टोफेलिस का जो बॉस है वो है लूसीफायर, ठीक है। और लूसीफायर कौन है? लूसीफायर इज़ द प्रिंस ऑफ डेविल्स। तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो कहता है कि मैं अपने बॉस से पहले ये कंफर्म कर लूँ, मैं उससे कंसेंट ले लूँ, मतलब परमिशन ले लूँ कि क्या मैं वाकई ये काम कर लूँ, कि मैं तुम्हारी बैक एंड कॉल पे हो जाऊँ, ठीक है। तो भाई जाहिर बात है आप जब उससे कोई चीज़ मांगोगे तो आपको कोई चीज़ रिटर्न में तो करनी पड़ेगी ना, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है फॉस्टस का और डेविल का। फॉस्टस हैड नाउ लर्नड ऑल द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड वांटेड टू मास्टर द कॉस्मोग्राफी। अब फॉस्टस क्या करता है कि वो पहले सारे के सारे सीक्रेट्स जितने के उसको अवेलेबल थे, वो एस्ट्रोनॉमी जो होती है, एक जो सितारों की चाल जो होती है, जो आपके डिफरेंट जो आपके आजकल जो साइंस होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो कंप्लीट कर लेता है। मीन्स के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी नॉलेज होती है रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी वो हासिल कर लेता है थ्रू मैजिक, ब्लैक मैजिक और मेफिस्टोफेलिस की हेल्प के साथ। सेकेंडली वो क्या करता है, वो मास्टर करना चाह रहा होता है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी क्या होता है? इसके अंदर आप जो हो वो फीचर्स पढ़ते हो यूनिवर्स के, आप जो हो हेवन और अर्थ के बारे में तमाम साइंस और जो फीचर्स हैं वो स्टडी करते हो। मीन्स स्टडी ऑफ हेवन और अर्थ कह लें, या फीचर्स ऑफ द स्टडी ऑफ द फीचर्स ऑफ हेवन और अर्थ कह लें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप कॉस्मोग्राफी में स्टडी करते हो। तो फॉस्टस ने पहले एस्ट्रोनॉमी मीन्स के स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, देन हेवन एंड अर्थ के बारे में तमाम सीक्रेट्स और नॉलेज जो है वो उसने थ्रू मैजिक, ब्लैक मैजिक और मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से ले ली। अब क्या हुआ, क्योंकि इसके पास मैजिक था तो क्या हुआ कि इसके लिए ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गई। ये बहुत ही कम टाइम में थ्रू मैजिक बहुत ज़्यादा दूर दूर जगहों पर, और जो इसकी मर्ज़ी की जगह थी जहाँ पे ये कभी विज़िट करना चाहता था या जहाँ पे ये कभी जाना चाहता था, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो कि इसके लिए जो थी इसकी ख्वाहिश थी जहाँ पे जाने की, तो ये इसने वो जगह जो है वो विज़िट करना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले इसने मीन्स के ही विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ मेफिस्टोफेलिस। वही बात है कि मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से इसने बहुत ज़्यादा जगह जो हैं वो विज़िट करना स्टार्ट कर ली, मीन्स के जाना शुरू कर दिया उन जगह पे। और ये जो है ये उस ज़माने में रोम भी एक जगह मानी जाती थी, तो ही ऑल्सो विजिटेड रोम टू सी द पॉप। अब पॉप जो है वो चर्च के अंदर आपको पता है हाईएस्ट प्लेस जो होती है वो पॉप की होती है। तो क्या हुआ कि ये रोम भी गया फॉस्टस पॉप से मिलने के लिए या उसे देखने के लिए। अब क्या हुआ कि जब ये रोम पहुंचा थ्रू मैजिक से मेफिस्टोफेलिस की हेल्प से, तो उस टाइम ये इनविजिबल था, इनविजिबल होकर ये रोम गया और पॉप के पास गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, पॉप उस टाइम जो है फीस्ट यानी कि दावत में मसरूफ़ था, उसकी दावत हो रही थी, वो खाना खा रहा था, उसको जो है बहुत ज़्यादा उसके पास खाने की चीज़ें पड़ी थी, फीस्ट थी मीन्स के दावत थी। और आपको पता है दावत में बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। अब फॉस्टस वहाँ गया और वहाँ पे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, इनविजिबल था, तो उसने वहाँ जाके बहुत ज़्यादा जो पॉप है उसको तंग किया, उसके ऊपर जोक्स किए, मीन्स के उसकी आगे से खाने की चीज़ें उठाई, उसके ऊपर खाने की चीज़ें फेंकी, मीन्स के वट एवर इट इज़। ये आप लोग जब रीड करेंगे पूरा टेक्स्ट तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाके फॉस्टस ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की एक किस्म की, जबकि आप कह सकते हैं कि जोक्स किए, लेकिन वो एक किस्म की बदतमीज़ी भी थी जब इनविजिबल होकर इसने पॉप को परेशान किया।
आफ्टर द इंसिडेंट विद द पॉप, और जो पॉप के साथ इसने किया, जो वाकया ये हुआ, उसके बाद फॉस्टर्स ने ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस पे, मीन्स के बहुत दूर दूर वाली जगह पे और बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे पॉप गया. बट ऑफन द पर्पस ऑफ हिज विजिट्स वाज लाइक जस्ट लाइक द टाइम ही विजिटेड द पॉप. मीन्स के ये वहाँ जाता था, वहाँ जाकर ये लोगों को परेशान करता था फॉस्टर्स, क्योंकि इनविजिबल होता था, मैजिक के थ्रू जाता था, मैजिक के थ्रू वापस आ जाता था, तो ये लोगों को परेशान करता था, उन पे जोक्स करता था, उनके साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि फजूल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कुछ इस किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट करता था लोगों के साथ, कि जो अगर ये सामने वाकई ही प्रेजेंट हो, अगर उनके सामने विजिबल होगा या इन पर्सन जाएगा, तो उस तरह की जो वो है जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कर पाएगा. एज टाइम, यहाँ पे बेटा टाइम है, सॉरी, एज टाइम पास फॉस्टर्स डेथ वॉज ऑल्सो अप्रोचिंग. मीन्स के अब उसे फॉस्टर्स को ये तमाम काम करते करते बहुत ज़्यादा एक लंबा अरसा गुजर गया, और अब उसकी डेथ जो थी, यानी कि उसकी जो टाइम था जब उसने अपनी सोल जो है वो डेविल को दे देनी थी, वो टाइम आ रहा था. लेकिन इसके बावजूद फॉस्टर्स ने रिपेंट नहीं किया, ठीक है, यानी कि माफ़ी नहीं मांगी, या उसने अपने गुनाहों के ऊपर, जो होता है ना एक बंदे को फील हो रहा होता है कि मैंने गुनाह किए हैं और मुझे जो है माफ़ी का तलबगार होता है, फॉस्टर्स ने ये नहीं किया, बल्कि उसे तमाम टाइम जो है वो ड्रिंकिंग में अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्रिंक करता था, और ड्रिंकिंग में और उन्हें अपने मैजिक दिखाता था, अपनी सुपीरियोरिटी शो करता था थ्रू मैजिक. तो वो तभी भी अभी भी वो आप कह सकते हैं कि दुनियावी कामों में ही फॉस्टर्स जो है वो मसरूफ़ था, उसे अपने अप्रोचिंग डेथ का अंदाज़ा नहीं था. अब क्या हुआ कि जब एक दफ़ा ये अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था, तो जब इसके स्टूडेंट्स चले गए, तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है फॉस्टर्स के पास, एक बूढ़ा आदमी आता है फॉस्टर्स के पास, और वो आके फॉस्टर्स को कहता है कि जो जितने गुनाह तुमने किए हैं ना, या जो एक गुनाह तुमने ये किया है अपनी सोल को सेल करने वाला डेविल के पास, इस डेविल के पास, इसका जो तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना, वो अपने ब्लड से भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना. यानी कि वो अपने सिंस को, या जो उसका सिन था कि उसने अपनी सोल जो है वो डेविल को सेल कर दी थी, उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आपको अपने ब्लड के साथ, आपको अपनी मींस के ज़िंदगी के साथ आपको उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, रिज़ल्ट जो है आपको वो भुगतना पड़ेगा. ही आस्क्ड मेफिस्टोफेलिस टू अटैक द ओल्ड मैन. फिर फॉस्टर्स एज बीइंग फॉस्टर्स क्या करता है कि वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि इस बूढ़े आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इस तरह से बात करे, तुम इसको मार दो. और ये मेफिस्टोफेलिस से एक और भी बात करता है, डिमांड करता है हेलेन ऑफ ट्रॉय की एज अ मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस आप लोगों को पता है जिसको आप जस्ट फॉर द फन जो है किसी फीमेल को अपने पास रखें, तो आप उसको मिस्ट्रेस का नाम दे देते हो, ठीक है, जब आप उसके साथ मैरिज शादी नहीं की होती. तो अब ये क्या करता है, हेलेन ऑफ ट्रॉय जो एक बहुत ही फेमस फीमेल होती है, उसको कहता है कि मुझे ना एज अ मिस्ट्रेस जो है वो हेलेन ऑफ ट्रॉय ला के दो, मेफिस्टोफेलिस को कहता है. और दूसरा इसे कहता है कि ये जो ओल्ड मैन है जो मुझे बातें सुना रहा है, इसके ऊपर अटैक करो, इसे मार दो. अब ये दो डिमांड्स होती हैं फॉस्टर्स की. मेफिस्टोफेलिस जो होता है, इसकी सेकंड डिमांड जो कि हेलेन ऑफ ट्रॉय को लाने वाली थी एज अ मिस्ट्रेस, वो तो फ़ौरन से जो है वो ग्रांट कर देता है, उसकी डिमांड फुलफ़िल कर देता है. लेकिन जब मेफिस्टोफेलिस अटैक करने लगता है ओल्ड मैन को, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ओल्ड मैन जो था, उसका जो फेथ था रिलीजन के ऊपर, गॉड के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से जो एक डेविल था वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता. तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फॉस्टर्स जो है वो अपनी फजूल और इलॉजिकल किस्म की जो फ़न लविंग जो ट्रीटमेंट होती है, जो हरकतें होती हैं, उसमें मसरूफ़ रहता है. सारा दिन ड्रिंकिंग करता है, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर रोब झाड़ने के लिए, उनको अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए मैजिक यूज़ करके उन्हें दिखाता है. और एक दफ़ा जब अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्रिंकिंग कर रहा होता है, तो वो जब उसके स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो एक ओल्ड मैन आता है और उसे कहता है, उसे रिमाइंड करवाता है कि जो तुमने सिन किया था अपनी सोल को सेल करने वाला, इसकी वजह से तुम्हें अपने ब्लड से जो है रिज़ल्ट जो है वो देना पड़ेगा, या तुम्हें अपने ब्लड से जो है वो इसका रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा. फिर क्या होता है कि फॉस्टर्स जो है गुस्से में आ जाता है और मेफिस्टोफेलिस को दो काम देता है. एक ये कि ओल्ड मैन को अटैक करके उसे मार दे, और सेकंड ये कि मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है फीमेल, बहुत ही फेमस फीमेल, वो एज अ मिस्ट्रेस ला के दे. तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो सेकंड डिमांड तो फ़ौरन से पूरी कर देता है, लेकिन फर्स्ट डिमांड जो होती है ओल्ड मैन पे अटैक करने वाली और उसे मारने वाली, वो पूरी नहीं कर पाता. वजह इसकी ये होती है कि ओल्ड मैन जो था, उसका फेथ जो है वो गॉड के ऊपर और रिलीजन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो अनसक्सेसफुल रहता है.
अब on the final day of his life, Faustus told his students about his agreement he has made with the devil. अब जब उसका आखिरी दिन आ जाता है, जिस दिन का उनका डेविल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जब वो दिन आ जाता है तो फॉस्टस जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को सारी बात तब बताता है कि मैंने डेविल के साथ जो है वो ऐसे एग्रीमेंट किया था और मैंने उसे अपनी सोल सेल की थी और मुझे उसके बदले में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिली थी। और साथ साथ वो अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता है कि जिस रूम में फॉस्टस मौजूद है इस रूम में उसके स्टूडेंट्स ना आएँ और ना ही वो देखें और सी हिम व्हेन द डेविल केम टू फैच हिम, और ना ही वो देखें कि क्या हो रहा है जब डेविल आएगा और आकर मेरी सोल को ले जाएगा। ठीक है, ये दो एडवाइसेस वो करते हैं कि ना तो स्टूडेंट्स देखेंगे और ना ही स्टूडेंट्स उस रूम में मौजूद होंगे या आएंगे जब डेविल आएगा और आके इसकी सोल को लेके जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट्स वो कहते हैं चलें ठीक है हम लोग नेक्स्ट रूम में रहेंगे और हम प्रे करेंगे फॉर फॉस्टस। ठीक है, अब क्या होता है जब डेविल आता है, डेविल आता है फॉस्टस को लेने के लिए, तो उसके लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस ऑफ हॉरर होते हैं। वो मीन्स के डरता है, वो रोता है, वो लिमेंट करता है, वो जो है ग्रीफ करता है। मीन्स के आप कह सकते हैं कि वो उस टाइम उसे एहसास होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कि उसने क्या किया है और जो है इसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्या होता है सारी रात गुजर जाती है, मॉर्निंग में जब उसके स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मिलती है उसके लिम्स ऑन द फ्लोर। मीन्स के हाथ पाँव टांगें जो हैं डिफरेंट पार्ट्स हुए होते हैं बॉडी के, फॉस्टस की डिफरेंट टुकड़े उन्हें मिलते हैं फॉस्टस की बॉडी के। और वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इन तमाम पार्ट्स को वो इकट्ठा करेंगे और फॉस्टस के लिए एक फ्यूनरल, जिस तरह के हमारे यहाँ नमाज जनाजा होती है इसी तरह वेस्टर्न में फ्यूनरल होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूनरल हम रखेंगे फॉस्टस के लिए। तो ये तमाम स्टोरी है फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस की, जिसके अंदर वो अपनी सोल को सेल कर देता है नॉलेज के लिए और उसके बाद वो उस नॉलेज के साथ साथ जो है उस जो पावर उसको मिलती है, जो डेविल उसको मिलता है, वो उसका फुल फ़ायदा उठाता है। जो वो करना चाह रहा होता है वो तमाम चीज़ें वो करता है, लोगों को परेशान भी करता है। एंड में जब एक ओल्ड मैन उसे समझाने के लिए आता है तो भी वो उसकी बात नहीं सुनता और जब डेविल आता है उससे उसकी सोल डिमांड करने के लिए, तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या किया है और डेविल जो है एंड में उसके लाख मना करने के बावजूद और उसकी जो है मिन्नत करने के बावजूद उसकी सोल जो है वो ले जाता है। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर, तो मेन कैरेक्टर्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स डॉक्टर फॉस्टस है, एक जर्मन डॉक्टर है ऑफ डिविनिटी एंड मेडिसिन, मतलब डिविनिटी और मेडिसिन इसने दोनों चीज़ें जो हैं उसमें मास्टर्स किया था या उसको अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों का जो है वो नॉलेज था। अब वो नॉलेज उसे मैजिक की वजह से मिला था या उसको वैसे ही इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट था और उसने इनका नॉलेज लिया था, ये एक अलग चीज़ है। लूसीफायर है इसके अंदर जो कि प्रिंस है, प्रिंस ऑफ डेविल्स मैंने आपको बताया था। फिर डेविल्स जो दिखाए गए हैं वो मेफिस्टोफेलिस दिखाया गया है और बीएल्ज़ेबब। मेफिस्टोफेलिस का तो मैंने अभी भी आपके सामने जिक्र किया ना कि ये जो था ये फॉस्टस की बैक एंड कॉल पे था, ये फॉस्टस की तमाम डिमांड्स और ऑर्डर्स जो थे वो कंप्लीट करता था। बीएल्ज़ेबब जो है, बीएल्ज़ेबब ये एक हाई रैंकिंग जो है वो डेविल है सैटर्न के पास। ठीक है, तो जो कोरस होता है, कोरस क्या होता है कि ये जो है वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको जो है वो तमाम जो प्ले में जो हो रहा होता है उसके बारे में या तो सिंग कर रहे होते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स बाय रिलेशन देखेंगे, कैरेक्टर्स बाय रिलेशन कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ फॉस्टस का क्या क्या रिलेशन था, तो फॉस्टस के कोलीग्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नंबर 1 वैगनर है, वो उसका स्टूडेंट भी है फॉस्टस का और एज अ सर्वेंट भी एक्ट करता था। फिर वेल्स हैं, कॉर्नेलियस है, मैजिशियंस हैं ये दोनों, और इसके अलावा 3 स्कॉलर्स हैं। ये हैं फॉस्टस के कोलीग्स या ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एज आ बाय रिलेशन जो है हमें दिखाए गए हैं कि फॉस्टस का इनके साथ जो है वो करीबी रिलेशन दिखाया गया है। सबसे पहले वैगनर है जो कि इसका स्टूडेंट है और इसका सर्वेंट है। फिर वेल्स और कॉर्नेलियस हैं जो कि मैजिशियंस दिखाए गए हैं फॉस्टस के साथ, और फिर 3 स्कॉलर्स दिखाए गए हैं। फॉस्टस कंसाइंस, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो गुड एंजल और बैड एंजल या इविल एंजल जो मैंने आपको बताए थे, जो फॉस्टस की कंसाइंस में से होते हैं कि जो फॉस्टस को बताते हैं कि आपने कि तुम ये कर लो, परसुएड करने की कोशिश करते हैं। गुड एंजल उसे परसुएड करता है कि नेक्रोमेंसी तुम एज अ सब्जेक्ट ना लो, और बैड एंजल जो है वो परसुएड करता है कि तुम नेक्रोमेंसी एज अ सब्जेक्ट जो है वो प्रोसीड करो इस प्लान के साथ और इसे अडॉप्ट करो।
फिर कॉमिक कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं हमें इस प्ले के अंदर। जिस तरह के मैंने आपको बताया था, जो सीरियस रोल है इस प्ले के अंदर, जो सीरियस डायलॉग्स हैं, जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर है, वो हमें ब्लैंक वर्ड्स में दिखाया गया, और जो कॉमिक है वो प्रोज में। तो इसका मतलब कॉमिक कैरेक्टर्स भी होंगे। कॉमिक कैरेक्टर्स में कौन कौन से? क्लाउन्स हैं हमारे पास 2, रॉबिन और डिक। और उसके बाद क्या है? हॉर्स कॉर्सर है, कार्टर है, विंटर है, होस्टेस है, मार्टिनो, फेडरिक, जेंटलमैन है एट द एम्परर्स कोर्ट। मीन्स के मार्टिनो, फ्रेडरिक और बेनवोलियो जो है, ये तीनों जेंटलमैन दिखाए गए हैं एम्परर्स के कोर्ट में, यानी कि एम्परर का जो बादशाह का जो एक दरबार दिखाया गया, उसमें इन लोगों को दिखाया गया है एज अ जेंटलमैन। लेकिन ये भी जो है ये कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, मीन्स के इनके भी जो बिहेवियर और जो डायलॉग्स हैं वो कॉमिक दिखाए गए हैं। फिर कुछ पॉलिटिकल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। इसमें पोप है जिसके पास वो भी जाता है, फॉस्टस, उसका नाम एड्रियन है। फिर रेमंड है, किंग ऑफ हंगरी। फिर उसके अलावा जो है पॉप अपॉइंटेड बाय द एम्परर, वो है ब्रूनो राइवल। 2 कार्डिनल्स दिखाए गए हैं, आर्च बिशप दिखाया गया है, फ्रायर्स दिखाए गए हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं ये मतलब चर्च के कैरेक्टर्स थे, पॉलिटिकल भी हैं और चर्च के भी हैं। फ्रायर और पॉप जो हैं, ये आर्च बिशप जो हैं, ये चर्च के कैरेक्टर्स हैं। चार्ल्स द 5th दिखाया गया जो कि जर्मन एम्परर हैं। फिर ड्यूक ऑफ सेक्सनी दिखाए गए हैं। 2 सोल्जर्स दिखाए गए हैं, ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट और डचेस ऑफ वैन हॉल्ट। ये तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं ये पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर कॉन्ज्यूर्ड कैरेक्टर्स हैं बाय लूसीफायर। कॉन्ज्यूर्ड कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है जिनको आप जो हैं वो बाय यूज़ ऑफ मैजिक जो है वो अपने सामने बुलाते हो या अपेयर करते हो, या उनको आप एक किस्म का हाजिर करते हैं। हम मैजिक को यूज़ करके, ये मीन्स के मैजिक को यूज़ करके जिन कैरेक्टर्स को आप अपेयर कर लेते हो या अपने सामने बुला लेते हो, उन तमाम कैरेक्टर्स को कॉन्ज्यूर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो लूसीफायर किन किन कैरेक्टर्स को बुलाता है? प्राइड को, कोवेटुअसनेस को, एनवे को, रैथ को, ग्लूटनी को, स्लॉथ को, लीचरी को। अब यहाँ पे क्या है? ये 7 डेडली सिंस हैं। 7 डेडली सिंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और इस प्ले में से आता है 7 डेडली सिंस के ऊपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपने इन 7 डेडली सिंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है प्ले के अंदर, वो अच्छी तरह से रीड करनी है, और इनके ऊपर आपने सबके ऊपर जो है वो असाइनमेंट आपकी एक कंप्लीट होनी चाहिए। 7 डेडली सिंस के नाम से आपके पास एक असाइनमेंट होनी चाहिए, और वो बहुत लेंथी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए, जिस तरह का भी क्वेश्चन आए रिगार्डिंग 7 डेडली सिंस, आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। फिर फॉस्टस, बाय फॉस्टस कौन से कैरेक्टर जो हैं ये अपने सामने अपेयर करवाता है? तो डेरियस ऑफ पर्शिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर पैरामोर, हेलन ऑफ ट्रॉय, डेविल्स और पाइपर। मीन्स के तमाम जो इम्पोर्टेंट फेमस कैरेक्टर्स गुजरे, जितने भी फेमस लोग गुजरे फॉस्टस से पहले, फॉस्टस ने या उस ज़माने में जो फेमस लोग थे, फॉस्टस ने मैजिक के थ्रू उन तमाम कैरेक्टर्स को, उन तमाम लोगों को अपने सामने अपेयर करवाया। माइनर कैरेक्टर्स की बात करें कि इस प्ले में माइनर कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो वो है सर्वेंट, ओल्ड मैन। एक सर्वेंट था और जो ओल्ड, या एक सर्वेंट और एक ओल्ड मैन, यानी कि सर्वेंट है एक, और एक ओल्ड मैन आपको याद होगा जो मैंने आपको समरी में भी बताया कि वो आता है और फॉस्टस को उसके जो है वो गुनाह का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डॉक्टर फॉस्टस के प्ले का है वो है डॉक्टर फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर फॉस्टस किस किस तरह से जो है वो मोरालिटी प्ले है और किस तरह से मोरालिटी प्ले नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ इसके अंदर ऐसी हैं जो कि इसे मोरालिटी प्ले बना रही हैं, और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि इसे मोरालिटी प्ले नहीं बना रही, ठीक है। तो सबसे पहले है कि फेमस मोरालिटी प्ले है, इसे कहा जाता है कि फेमस मोरालिटी प्ले है। बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स ने इसके बारे में ये राय दी है कि ये जो है डॉक्टर फॉस्टस एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मोरालिटी प्ले है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ डायडेक्टिक, क्योंकि ये डायडेक्टिक है, एक अल्टीरियर मोटिव ये रखता है प्ले। ये आप लोगों को मोरली जो है वो कुछ सिखाने की कोशिश करता है, और जब हमें कुछ मोरली सिखाने की कोशिश की जाए किसी चीज़ में और उसका डबल मीनिंग हो, कोई वो अल्टीरियर मोटिव रखता हो, तो उस चीज़ को हम लोग डायडेक्टिक कहते हैं। और ये प्ले जो है हमें मोरली जो है वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका अल्टीरियर मोटिव यही है कि हमें जो है वो पता लग जाए कि हम भाई एक इंसान जो है वो डेविल के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होल्ड्स अ मोरल लेसन, वही बात है ना, डायडेक्टिक है, मोरल लेसन होल्ड करता है। आपको मोरली कोई चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ कि ये सही है या ये गलत है, क्या आपको ये करना चाहिए, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये एक मोरालिटी प्ले है। डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इवल। मोरालिटी प्ले में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कन्फ्लिक्ट होगा गुड और इवल का। गुड आप हमें गुड करना, हमें जो है
अच्छाई फॉलो करनी चाहिए, ईवल फॉलो करना चाहिए, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट होता है, एंड में गुड या ईवल एक जीत जाता है, ठीक है। डेस्टिनी ऑफ द मैन हु डिनाइज गॉड टू बी इटर्नली डैम्ड। और क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस प्ले में आपको सिखाई जाती है वो ये है कि जो इंसान कहता है कि खुदा नहीं है या खुदा की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देता है, ठीक है, वो जो होता है इटर्नली डैम्ड हो जाता है, मीन्स के उसका जो है कुछ नहीं बन सकता, ठीक। ये होती है एक ऐसे इंसान की जो ये कह रहा है कि जी गॉड है ही नहीं, गॉड के एग्जिस्टेंस को वो डिनाई कर रहा है, तो फिर क्या है, उसकी ना दुनिया रहती है ना उसकी आखिरत रहती है, वो इटर्नली डैम्ड हो जाता है, ठीक है। सेम वाज द एम ऑफ द मोरालिटी प्ले। और ये जितनी बातें मैंने ऊपर डिस्कस की हैं कि ये जो है डायडेक्टिक है, मॉरली आपको कोई चीज़ सिखाता है, क्योंकि इसका एक अल्टीरियर मोटिव है, ये आप लोगों को मॉरल लेसन दे रहा है, डील्स विद द गुड एंड ईवल। और क्योंकि खुदा के एग्जिस्टेंस को एक इंसान जो है वो डिनाई कर रहा है, तो उसके बाद जो उसके साथ होता है हमें वो उसका रिजल्ट दिखाया गया है। तो ये तमाम के तमाम जो एम थे ये मोरालिटी प्ले के थे, इसीलिए डॉक्टर फॉस्टर्स को एक फेमस मोरालिटी प्ले कहा गया है। और मार्लो ने क्या किया, मार्लो ने हम लोगों को एक फेमस लेसन दिया है कि हमें डॉक्टर फॉस्टर्स का उसने डूम दिखाया है, तबाही दिखाई है हमें डॉक्टर फॉस्टर्स की। तो मार्लो जो है वो कैरेक्टर को फॉस्टर्स के यूज़ करता है और हमें जो है वो एक चीज़ दिखाता है कि अगर आप लोग जो हो वो गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हो, अगर आप लोग जो हो कोई गलत काम कर रहे हो, आप ईवल एंजल के पीछे जा रहे हो, तो आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ख़त्म है, आप लोग डूम्ड हो, मीन्स कि आप लोगों की तबाही बर्बादी जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। आप लोगों का जो एंड रिजल्ट होगा वो आप लोगों की तबाही और बर्बादी ही होगी। मेन थीम है, मेन थीम पर्पस ऑफ द प्ले एंड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो कोइंसाइड्स विद क्वालिटीज़ ऑफ द मोरालिटी प्ले। तो इस प्ले की जो मेन थीम है, इस प्ले के जो अदर पर्पस है, इस प्ले के जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो भी के तमाम जो हैं वो मोरालिटी प्ले से मिलते जुलते हैं, मीन्स के क्वालिटीज़ जो हैं इस प्ले की, आपको मॉरल लेसन मिल रहा है, आपको गुड और ईवल के दरमियान एक जो है वो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, आप लोगों को दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है तो फिर उसका एंड रिजल्ट क्या है। अगर कोई इंसान जो है वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई ईवल कर रहा है, तो फिर उसका जो है एंड रिजल्ट क्या है, उसकी तबाही और बर्बादी, इसके अलावा उसका कोई एंड रिजल्ट जो है वो नहीं है। इस प्ले की जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, इस प्ले की तमाम जो मेन थीम्स हैं, इस प्ले का जो पर्पस है, इस प्ले की जो एलिमेंट्स हैं, वो तमाम की तमाम जो क्वालिटीज़ हैं, ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो मोरालिटी प्ले वाली ही हैं, इसलिए इसको एक फेमस मोरालिटी प्ले का नाम दिया गया है। यह कहा गया है कि ये प्ले जो है डॉक्टर फॉस्टर्स ये एक फेमस मोरालिटी प्ले है। कैरेक्टर्स आर थियोलॉजिकल, मीन्स के रिलीजियस दिखाए गए हैं, एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ वॉइस एंड विर्चूज, फेथ, एंगर। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, हमें डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस दिखाई गई हैं, हमें अच्छाइयाँ दिखाई गई हैं, हमें बुराइयाँ दिखाई गई हैं, हमें फेथ दिखाया गया है, हमें एंगर दिखाया गया है। इवन के कैरेक्टर्स के जो हमारे जो वेरियस जो थियोलॉजिकल हम लोग जो नाम लेते हैं कि जो देखें ना आप, जिस तरह से आप कहते हैं, जिसमें मैंने आपको 7 डेडली जो सिंस दिखाए हैं, वो तमाम जो 7 डेडली सिंस हैं वो तमाम भी हमारे रिलीजियस ही हैं, वो रिलीजियसली ही आपको दिखाए गए हैं इन द शेप ऑफ कैरेक्टर्स के। रिलीजियस जो आप लोगों की वाइसेस और विर्चूज़ हैं उन्हें इन द शेप ऑफ कैरेक्टर्स आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मोरालिटी प्ले का कि आप लोगों को जो आप लोगों के रिलीजियसली रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको एज इन द शेप ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मोरालिटी प्ले की। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर फॉस्टर्स को क्यों एक फेमस मोरालिटी प्ले कहा गया है, उसकी तमाम रीजंस यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि ये आपको मॉरल लेसन दे रहा है, इसका एक अल्टीरियर मोटिव है, ये आपको कोई चीज़ सिखा रहा है। कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है गुड और ईवल के दरमियान। अगर कोई इंसान गॉड की एग्जिस्टेंस को इनकार करता है, डिनाई करता है, तो उसका क्या एंड होगा, ठीक है। जो भी एक एम था मोरालिटी प्ले का, जब जिस ज़माने में मोरालिटी प्लेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे, वो तमाम के तमाम एम्स जो हैं, वो तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं, पर्पस जो है, मेन थीम जो है इस प्ले का, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मोरालिटी प्ले से मिलती जुलती हैं, बल्कि मोरालिटी प्ले की स्टोरी के ऊपर या मोरालिटी प्ले की तरह ही प्रेजेंट की गई हैं इस प्ले में। इसलिए डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो एक फेमस मोरालिटी प्ले कहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं यहाँ पे कि जस्ट लाइक द ओल्ड मैन इन फॉस्टर्स रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ राइटियसनेस। वही मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को, मैंने ये ऑलरेडी मोरालिटी प्ले में एक चीज़ बताई थी कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो जिस तरह फेथ
फेथ जो होता है वो वैसे तो आप लोगों का यकीन होता है ना, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स में या डिफरेंट मोरालिटी प्लेज में फेथ को इन द शेप ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक फिजिकल इंसान को फेथ का नाम दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पे एक ओल्ड मैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया डॉक्टर फॉस्टर्स में, वो जो है फॉस्टर्स को उसके गुनाहों का जो है वो बारे में बताता है, मीन्स के वो राइटियसनेस, फोर्स ऑफ राइटियसनेस उसे दिखाया गया है ओल्ड मैन को। तो ये तमाम जो है क्वालिटीज़ के आप लोग रिलीजियस जो हैं वो हमारे जो वर्चूज़ और वाइसेस हैं उनको हम लोग इन द शेप ऑफ फिजिकल कैरेक्टर प्रेजेंट करेंगे, तो वो मोरालिटी प्ले की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मोरालिटी प्लेज डॉक्टर फॉस्टर्स ऑल्सो सफर्स फ्रॉम लूज प्लॉट, और जैसे कि लूज प्लॉट होते थे, मीन्स कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती, शॉर्ट जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, वो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। एक चीज़ दिखाई गई है, देन कोई और पार्ट दिखाया गया, मीन्स कि एक आपको सीन दिखाया गया, फिर आपको कोई और सीन दिखाया गया, वो तमाम दोनों सीन्स एक दूसरे के साथ जो है इतना लिंक नहीं कर रहे। तो जो इसका भी प्लॉट है डॉक्टर फॉस्टर्स का, वो भी मोरालिटी प्लेज की तरह लूज प्लॉट है, ठीक है। इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर एंडिंग, बट नॉट अ प्रॉपर मिडल। अब ये लूज प्लॉट किस तरह है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है प्ले में, नहीं, एक प्रॉपर बिगनिंग है और एक प्रॉपर एंड है, मीन्स के एक काम उसने किया फॉस्टर्स ने और एंड में उसको उसकी सजा मिली, लेकिन मिडल जो है ना इस प्ले का, वो जो है उसकी एक प्रॉपर मिडल नहीं है इस प्ले में, ठीक है ना। तो वहां से ही जो या उस मिडल की वजह से जो है इस प्ले को या इस प्लॉट को डॉक्टर फॉस्टर्स के लूज प्लॉट कहा जाता है, और इसीलिए ये जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम मिडिवल मोरालिटी प्लेज। नहीं, मीन्स कि ये तमाम चीज़ें तो मोरालिटी प्लेज में भी है ना, ये अब किस लिए मैं आपको ये बातें बताऊंगी या वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से ये मिडिवल मोरालिटी प्लेज से डिफरेंट है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? यूज ऑफ कॉमिक सीन्स, आपने मिडिवल मोरालिटी प्लेज जो है या हमने जो डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सीरियस होते हैं, इसमें जो है कॉमिक सीन्स नहीं होते, ठीक है। वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मोरालिटी प्लेज, वही बात है कि मोरालिटी प्लेज के साथ कॉमिक सीन्स जो हैं वो जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि आपको एक मोरल लेसन दिया जा रहा है तो उसमें कॉमिक सीन कहाँ से ऐड किया जाएगा, लेकिन फॉस्टर्स के अंदर कॉमिक सीन्स ऐड किए गए हैं, इसलिए ये जो है मोरालिटी प्लेज से डिफरेंट है। एज इट डील्स विद द इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ द हीरो इन द प्ले, अब मोरालिटी प्ले में तो आप लोगों को एक मोरल लेसन दिया जाता था, ठीक है, गुड और इविल का कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था, जबकि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ये इसमें आपको हीरो के अपने कैरेक्टर के अंदर भी जो है वो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है कि वो अपने आप से भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। कैन बी कॉल्ड एन इन्वर्टेड मोरालिटी प्ले, और इस वजह से कि कुछ पॉइंट्स इसके जो वो हैं वो मोरालिटी प्ले से मिलते हैं, बल्कि ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स के मोरालिटी प्ले से मिलते जुलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये मोरालिटी प्ले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हैं, मोस्टली जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसे एक गुड मोरालिटी प्ले कहा गया है, लेकिन इसको बिकॉज इसके कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी हैं तो इसलिए इसे इन्वर्टेड मोरालिटी प्ले का नाम भी दिया गया है। देन एंड में इसकी कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी जो है इसकी वो भी आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट कंक्लूजन है, आप लोगों को एक कंप्लीट और प्रॉपर एंड दिया गया है। लिंक बिटवीन मिडिवल मोरालिटी प्लेज एंड इलस्ट्रेशंस, इसका ये जो आप दोनों ये जो हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स का प्ले है ये लिंक है मोरालिटी प्ले के दरमियान और इलस्ट्रेशियस एलिजाबेथन जो ड्रामा है उनके दरमियान, और ये लिंक है क्लासिकल ट्रेजेडी और मोरालिटी प्लेज के दरमियान, मीन्स कि ये एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो एलिजाबेथन ड्रामा की हैं, कुछ क्वालिटी जो हैं वो मिडिवल मोरालिटी प्लेज की हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो क्लासिकल ट्रेजेडी की है, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो मोरालिटी प्लेज की हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है वो मोरालिटी प्ले भी कहते हैं, इसको हम इन्वर्टेड मोरालिटी प्ले भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि बहुत फेमस जो है वो मोरालिटी प्ले है, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मोरालिटी प्ले वाली नहीं हैं तो ये मोरालिटी प्ले नहीं है, ठीक है ना। और इसको थियोलॉजिकल प्ले भी कहा जाता है। थियोलॉजिकल प्ले से क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये जो है रिलीजन से आपको रिलेटेड बातें बताता है। इसमें दिखाया गया है कि अगर आप रिलीजन से दूर जा रहे हो, अगर आप गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो तो फिर आपका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, आपका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिस तरह कि हमने डिस्कस कर ली कि कुछ बातें इसे मोरालिटी प्ले से मिलती जुलती हैं, कुछ बातें इसके अंदर मोरालिटी प्ले से डिफरेंट हैं। तो आपने जब एक असाइनमेंट तैयार करनी है इस प्ले के ऊपर, और वो असाइनमेंट जो होगी वो बेस करेगी कि अगर हम फॉस्टर्स को मोरालिटी प्ले कह रहे हैं तो उसके पॉइंट्स देंगे हम और उसको टेक्स्ट से प्रूव करेंगे। अगर हम फॉस्टर्स को कह रहे हैं कि ये मोरालिटी प्ले नहीं है बल्कि ये जो है ये मोरालिटी प्ले से डिफरेंट है, तो उसके भी हम लोग पॉइंट्स देंगे और उसको टेक्स्ट के साथ प्रूव करेंगे। थियोलॉजिकल प्ले है तो थियोलॉजिकल प्ले भी हम बता रहे हैं इसलिए है क्योंकि
ये जो है हमें डिफरेंट जो बातें हैं, डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो रिलीजन के बारे में बता रहा है कि अगर हम रिलीजन से दूर जा रहे हैं तो उसका फिर क्या रिजल्ट होगा। अगर हम रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, हम ईवल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा क्या रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.